बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद रियाज, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन मैन। याद रखिए, मैन यहाँ पर हकीकी मानों में नहीं, मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा, और इससे मुराद मेल भी है और फीमेल भी है। आप बताइए, व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्शन? Reproduction is a mechanism that produces new generation and maintains a species as well as a population. Mechanism किसे कहते? द होल प्रोसेस, ए टू जी सारी कहानी सुनना सुनाना, इसे मैकेनिज्म कहते। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन एंड मेंटेन्स अ स्पीशीज एज वेल एज अ पॉपुलेशन। ये लाइफ की बहुत अजब सी करेक्टरिस्टिक है। आप देखिए, अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, डाइजेशन नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो सकती है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ वन इंडिविजुअल, लेकिन इट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ अ पॉपुलेशन एज वेल एज अ स्पीशीज़। पॉपुलेशन और स्पीशीज़ में क्या फ़र्क होता है? दोनों इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। अगर टाइम और प्लेस की स्पेसिफिकेशन हो जाए तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। टाइम और प्लेस की स्पेसिफिकेशन ना हो तो वो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ और एमा वॉटसन, टॉम क्रूज़ की बात कीजिए, वो अमेरिका में, लेकिन हम एक हैं स्पीशीज़। पॉपुलेशन के लिए ये कंडीशन है कि सेम प्लेस और सेम टाइम होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान इज़ अ पॉपुलेशन, आज पाकिस्तानी ये फैसला करें कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो 100 साल के बाद आपको एक भी पाकिस्तानी होमोसेपियंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन इज़ मस्ट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ अ पॉपुलेशन। फिर इसी तरह से स्पीशीज़ के हवाले से बात कीजिए कि पूरी दुनिया के इंसान होमोसेपियंस आज ये फैसला करें हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो किसी भी इंडिविजुअल की मैक्सिमम एज कितनी होगी? चलो आप 200 साल कर लो, तो प्यारे बच्चों 200 साल के बाद आपको एक भी होमोसेपियंस इस धरती पे नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ अ पॉपुलेशन एज वेल एज अ स्पीशीज, बट इट इज़ नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ वन इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन के हवाले से मैन कैसा है? याद रखिए, ये यूनिसेक्सुअल है, यानी सिर्फ वन टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स वन इंडिविजुअल के पास होंगे। और प्यारे बच्चों, यानी स्पर्म प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल कोई और होगा, एग प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल कोई और होगा, टेस्टिस कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कोई और होगा, और ओवरीज कंटेनिंग इंडिविजुअल अलग होगा। इसीलिए हम कहते हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से बात कीजिए, मैन यूनिसेक्सुअल होता है। और इसमें जो हेट्रोगमेटिक होता है, हेट्रो डिफरेंट को कहते हैं, गमेटिक इज एसोसिएटेड विद गमीट्स। तो जो डिफरेंट टाइप्स के गमीट्स बनाए मैन में वो मेल होता है। फीमेल होमोगमेटिक, वो सिर्फ एक्स कैरिंग एग की प्रोडक्शन करती है, लेकिन मेल के हवाले से बात कीजिए वो एक्स और वाई डिफरेंट स्पर्म कंटेनिंग, डिफरेंट क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। और रिप्रोडक्शन के हवाले से बात कीजिए, मैन प्लेसेंटल मैमल होता है। याद रखिए, प्लेसेंटा प्लेन से है, फ्लैट को कहते, ये फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है फीटस और मदर के बीच में, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन की बात होती है। चूँकि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा कह दिया। मैमल्स कौन होते हैं? याद रखिए, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, मेमोरी की एटमोलॉजी ब्रेस्ट है, हमने मिल्क के साथ एसोसिएट किया, तो जिसके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होंगे उसे मैमल्स कहते। आपको पता है रैट भी मैमल होता है। क्यों?
रूल बता दिया कि भाई मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर रिप्रोडक्शन के हवाले से बात कीजिए, ये मैन वीवी पैरस होता है। वीवी यंग वंस को कहते हैं, बेबीज़ को कहते, जो बेबीज़ को बर्थ दे उसे वीवी पैरस कहते हैं। आइए बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सिस्टम दैट बिकम्स फंक्शनल एट प्यूबर्टी, आंसर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो सिस्टम ऐसे हैं जो आफ्टर बर्थ फंक्शनल होते हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, मेल और फीमेल में एक ही पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपने पढ़ा, मेल और फीमेल में एक ही पढ़ते हैं, चूँकि एक ही होता है। लेकिन डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल इज़ बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसीलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किताब ने सबसे पहले जेनिटेलिया का जिक्र किया। याद रखिए, जेनिटेलिया जनरेशन से है, रिप्रोडक्शन से है। हमने सेक्स ऑर्गन्स के साथ एसोसिएट किया। अल्फा टेस्टिस, बीटा पीनस। टेस्टिस की एटमोलॉजी विटनेस है, गवाह को कहते हैं। याद रखिए, जिसके पास टेस्टिस होंगी वो मेल हैं। और अगर आपने प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखना है तो लिख दोगे TES TES, लेकिन सिंगुलर लिखना होगा तो TES TIS लिख देंगे। पीनस की एटमोलॉजी टेल है, वो समझे कि शायद दुम है तो नाम रख दिया गया पीनस। अब MCQs की सूरत में कुछ बातें आप तक पहुंचानी है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, और यही बातें मैंने बतानी आपको, कि जेनिटेलिया इज यानी सेक्स ऑर्गन्स आर, तो आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, टेस्टिस भी है पीनस भी है। प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आंसर होगा अल्फा बीटा बोथ। पीनस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन इज पीनस। कॉपुलेटरी ऑर्गन, an organ that is used to transfer sperm in female reproductive tract, कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो पीनस को तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ही होना चाहिए, क्योंकि स्पर्म ट्रांसफर इसके थ्रू होता है। टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों? याद रखिए, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और सेल्स की सर्वाइवल के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो 34 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द मेन बॉडी ट्रंक। इसीलिए हम कहते टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती हैं। फिर पूछा जाए कि पेयर्ड स्ट्रक्चर, तो आंसर होगा अल्फा, यानी टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटम। स्क्रोटम सैक को कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं, तो नाम रख दिया स्क्रोटम। तो प्रेजेंट इन स्क्रोटम टेस्टिस। स्क्रोटम पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? डर्टोस मसल्स होते हैं। डर्टोस का मतलब ही स्किन होता है, जो कि स्किन से एसोसिएटेड है। फिर अगर पूछा जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज एसोसिएटेड विद टेस्टिस, स्पर्म को कहते जिन जनरेशन को, सिस प्रोसेस को। The process of generation of sperm is associated with testes, sperm producing, testes, sperm ejaculating। पीनस की बात करते, कॉपुलेटरी ऑर्गन इज पीनस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेनिंग टेस्टिस। याद रखिए, ट्यूब तो बड़ी होती है, छोटी छोटी होंगी तो ट्यूब्यूल कहेंगे। ये बायोलॉजी का मिजाज है, ये बायोलॉजी का पैटर्न है। बड़ा होगा तो एनिमल कहेंगे, छोटा एनिमल क्यूल। ट्यूब ट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट जरा देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेनिंग टेस्टिस। फिर बात करते हैं कि यूरेथ्रा कंटेनिंग penis, urinogenital duct containing penis, Sertoli cells containing testes, Leydig cells containing
टेस्टिस। तो सबसे पहले टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, तो इसके अराउंड में कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, तो याद रखिए ये आपके सर ड्रॉ कर रहे, उसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ट्यूनिक तो कवरिंग को कहते हैं, और एल्बोजीनिया का मतलब होता है वाइट, क्योंकि वाइटिश फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, तो नाम रख दिया क्या, ट्यूनिका एल्बोजीनिया। अब इसी की इनवर्ड मूवमेंट से कोई ग्लोबुलर से पार्ट बनते हैं, इसे लोब्यूल कहते हैं। याद रखिए लोब का मतलब होता है स्फेरिकल पार्ट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज लोब। छोटे छोटे होंगे तो क्या कहेंगे, लोब्यूल। यही मिजाज है बायोलॉजी का, ट्यूब ट्यूब्यूल, एनिमल एनिमलक्यूल, लोब लोब्यूल। एक टेस्टिस के अंदर 250 to 300 लोब्यूल्स होते हैं, और ये लास्ट ईयर्स एग्जाम के अंदर पूछा गया। और एक लोब्यूल के हवाले से बात कीजिए, उसमें 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। बकिया स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले आइए इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ से होती है और इजैकुलेशन तक ये किस पाथवे को फॉलो करता है। तो प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स किसी निमोनिक्स के थ्रू याद कर लिया करते हैं। काफ़ी अरसा पहले की बात है, हम बच्चों को लिखवा दिया करते थे 7 अप के नाम से, लेकिन चूँकि बीच में 2 स्ट्रक्चर और शामिल कर दिए गए, तो आपके सर ने निमोनिक्स को चेंज कर दिया। जैसे आप कह सकते सर रियाज वी इवन अप, या अगर आप उल्टा पढ़ने की कोशिश कीजिए तो पंजाब यूनिवर्सिटी नेवर, लेकिन बीच में वी आएगा, सरप्राइजेज। S4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, R4 रेटिटेस्टिस, V4 वाजा इफ्रेंशिया, E4 एपिडिडाइमिस, V4 वैज डिफरेंस, E4 इजैकुलेटरी डक्ट। N से कुछ भी नहीं बनता, नथिंग, लेकिन निमोनिक्स बनती है भाई। U4 यूरिथ्रा, P4 पीनस। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्यों कहते, याद रखिए सीमन की एटमोलॉजी स्पर्म है, फर कंटेनिंग को कहते हैं, तो स्पर्म प्रोड्यूसिंग होती है, तो नाम रख दिया क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं जर्मिनल सेल्स, और दूसरी टाइप के सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं सर्टोलाई सेल्स या सर्टोली सेल्स कहते हैं। जर्मिनल की एटमोलॉजी है टू स्प्राउट, यानी इनके खिल उठने से हम कहते हैं स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। और एक सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने देखा तो इन सेल्स का नाम अपने नाम पे रख दिया। ये साइंटिस्ट लोगों को भी मशहूर होने का कितना शौक है, जगह नहीं देखते कि नाम कहाँ पे रख रहे। सर्टोली सेल्स का क्या काम है, कुछ देर में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके सर ने या आपके सामने टेस्टिस को ड्रॉ कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि लोब्यूल और उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत ज़्यादा मिलकर तो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसे रेटिटेस्टिस कहते, रेटी नेटवर्क को कहते हैं। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा है, रेटिकुलेट वीनेशन भी पढ़ा है, रेटी नेटवर्क को कहते हैं। तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो नाम रख दिया रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के मिलने से जो डक्ट बनती है उसे कहते हैं वाजा इफ्रेंशिया। वाजा वेसल को कहते हैं, इफ्रेंट का मतलब होता है टू कैरी अवे, जैसे आपने एफरेंट लिम्फ वेसल्स पढ़ा और इफ्रेंट लिम्फ वेसल्स पढ़ा। इफ्रेंट का मतलब होता है टू कैरी अवे। फिर हम बात करते हैं एपिडिडाइमिस की। एपी ओन को अपोन को कहते हैं, और डिडाइमिस ट्विन को कहते हैं, डबल को कहते हैं। टेस्टिस डबल ही होती हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उनके ऊपर, इसलिए हम कहते हैं अ डक्ट दैट रेस्ट्स ऑन टेस्टिस इज एपिडिडाइमिस। और प्यारे बच्चों, ये हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है,
और 6 to 7 मीटर। इसीलिए हम कहते स्पर्म स्टोरेज एंड मैच्योरेशन इज एसोसिएटेड विद एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का ये जो शुरू वाला पार्ट होता है इसे कैपट कहते हैं, कैपट कैप से ही है। उसके बाद ये जो बॉडी होती है इसे कॉर्पस कहते, कॉर्पस का मतलब बॉडी होता है, और लास्ट में ये जो पार्ट होता है इसे कॉडा कहते हैं। कॉडा का मतलब टेल है, जैसे फिन्स के अंदर भी आपने कॉडल फिन पढ़ा होगा कि वो फिन जो टेल के साथ एसोसिएटेड, उसे कॉडल फिन कहते हैं। इसके बाद जो डक्ट आती है उसे वास डिफरेंस कहते। वास तो वेसल से है, डिफरेंस का मतलब होता है टू कैरी अवे, अ डक्ट दैट कैरीज स्पर्म अवे फ्रॉम द एपिडिडाइमिस इज नोन एज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को ही हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, इसी को मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। वास डिफरेंस के साथ जब कुछ ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट आकर मिलती है, कौन सा, सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं, तो फिर जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक डक्ट बनती है उसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और इजैकुलेटरी डक्ट फिर ओपन होती है यूरेथ्रा में, और जो यूरेथ्रा कैरिंग ऑर्गन है उसे पीनस कहते। अब याद रखिए यूरेथ्रा तो यूरिन से है, बेसिकली यूरिन की एक्सक्रीशन इस डक्ट के थ्रू होती है, तो नाम रख दिया क्या, यूरेथ्रा। ऑल्सो नोन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरेथ्रा यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों कहते, तो यूरिन की एक्सक्रीशन भी इसी डक्ट के थ्रू होती है, और जेनिटल मटेरियल यानी स्पर्म की बात की जाए उनकी इजैकुलेशन भी इसी डक्ट के थ्रू होती है। इसीलिए यूरेथ्रा को मेल में यूरिनो जेनिटल डक्ट भी कहते हैं। और पीनस की एटमोलॉजी टेल है, लेकिन कापुलेटरी ऑर्गन इस पीनस। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे इसका जो शुरू वाला पार्ट होता है उसे हम प्री प्यूस कहते, प्री बिफोर को कहते, प्यूस पीनस को कहते। तो पीनस से पहले एक मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ सी होती हैं, और इनको सर्कमसीजन करके खतने करके रिमूव कर दिया जाता है। और ये जो राउंडेड पार्ट ऑफ द पीनस होता है उसे ग्लांस पीनस कहते। ग्लांस का मतलब ही राउंडेड को कहते हैं, और बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। रिमेनिंग शाफ्ट पार्ट होता है, हैंडल कह लीजिए। तो इस पाथवे की जो समरी सी है वो आप देख लीजिए कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटी टेस्टिस, फिर वाजा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वाज डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा पीनस के अंदर मौजूद होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। आइए स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। याद रखिए स्पर्म को कहते, वैसे इसका मतलब सीड भी होता है, जैसे आपने पढ़ा स्पर्मेटोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो स्पर्म सीड को कहते। अब स्पर्म ही कहिए, जिन जनरेशन को कहते, सिज प्रोसेस को कहते। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ स्पर्म इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया प्राइमोर्डियल सेल होता है, उसके अंदर माइटोसिस होती है, 2 टाइप्स के सेल्स बनते हैं, एक को कहते टाइप ए, दूसरे टाइप के सेल्स हैं उन्हें टाइप बी कहते। टाइप ए सेल दोबारा से स्पर्मेटोगोनियल प्राइमोर्डियल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं क्योंकि ये स्टेम सेल्स हैं, ये तमाम उम्र रहेंगे, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ। और टाइप बी सेल्स यही बेसिकली स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है, इसी को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसके अंदर मैच्योरेशन होती है, डिफ्रेंशिएशन, तो इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी फर्स्ट को कहते स्पर्म, स्पर्म को कहते साइट, सेल को कहते हैं तो फर्स्ट सेल, यानी हम कहते मायोसिस 1 ऑपरेट्स ऑन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी बात करते हैं प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। Which of the following is produced through meiosis 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? तो इसीलिए पूछते हैं फर्स्ट हैप्लॉइड सेल दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। चूंकि ये मायोसिस 1 से बना, मायोसिस का मतलब ही क्या? टू रिड्यूस, और मायोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है। इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स वो डिप्लॉइड हैं। अब इसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। तो मायोसिस 2 ऑपरेट्स ऑन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू मायोसिस 2? स्पर्मेटिड्स की बात करते हैं। और स्पर्मेटिड्स मैच्योरेशन से, डिफरेंशिएशन से ये चेंज हो जाता है स्पर्म के अंदर। स्पर्म को स्पर्मेटोजुआ भी कहते। याद रखिए जू एनिमल से है, क्योंकि ये मोटाइल स्ट्रक्चर बन गया इसलिए नाम रख दिया स्पर्मेटोजुआ। एनिमल्स भी तो मोटाइल होते हैं। हाउ मैनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? तो हम बात करेंगे 4, यानी मायोसिस 1 होगी, मायोसिस 2 और 4 स्पर्म की फॉर्मेशन। लेकिन हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? 2 की बात करेंगे, क्योंकि 2 से 4 बनते हैं तो 1 से 2 स्पर्मेटोजुआ स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो सारा प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया प्राइमोर्डियल सेल से स्पर्मेटोजुआ स्पर्म की फॉर्मेशन का, इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते। और मायोसिस 1 मायोसिस 2 जो ऑपरेट हो रही इस प्रोसीजर को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते। यानी साइटोलॉजिकली जो कंडीशंस हो रही हैं, मायोसिस 1 हो रही है, मायोसिस 2 हो रही है, इसे हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते। और याद रखिए स्पर्मेटिड्स से जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते। और ये जब सेल्स सर्टोलाइज सेल्स से निकलकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आते हैं, याद रखिए इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया से यानी टाइप बी सेल से स्पर्मेटोजुआ बनने का प्रोसेस है, ये तकरीबन 65 to 75 डेज टेकिंग है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, यानी हम कहते जब ये सेल्स एक फेज़ से दूसरी फेज़ के अंदर गुजर रहे होते हैं, फिर तीसरी फेज़ के अंदर आते हैं, तो जो पहली फेज़ वाले होते हैं वो दूसरी फेज़ के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये बनते रहेंगे बनते रहेंगे। आइए ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स की एटमोलॉजी स्फेरिकल है। शुरू में देखा तो गोल गोल थे तो नाम रख दिया ग्लैंड्स। बायोलॉजिकली क्या होते हैं? हम कहते हैं सिक्रेटिंग टिश्यू, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें किसी चीज़ को सिक्रेट करने की एबिलिटी होती है, उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स आपको कुछ ऐसे मिलते हैं जो विद इन टेस्टिस हैं और कुछ आउटसाइड दी टेस्टिस। और जो विद इन टेस्टिस हैं वो 2 टाइप्स के, एक को सर्टोली सेल्स कहते, दूसरे को लेडिग सेल्स कहते। और विद इन टेस्टिस और जो पार्ट ऑफ वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो सर्टोली सेल्स हैं, और जो इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो लेडिग सेल्स। आपके ज़हन में आता होगा कि सर सर्टोली सेल्स को सर्टोली क्यों कहते और लेडिग सेल्स को लेडिग सेल्स क्यों कहते? याद रखिए साइंटिस्ट्स लोगों के नाम है। अगर शीदा मीदा देखते वो स्टडी करते तो इनका नाम हो जाना था शीदा एंड मीदा सेल्स। लेकिन प्यारे बच्चों सर्टोली और लेडिग ने स्टडी किया तो नाम रख दिया क्या? सर्टोली सेल्स एंड लेडिग सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम क्या है पहले तो ये बताइए, होते किधर हैं? These cells are part of walls of seminiferous tubules, और जो in between seminiferous tubules हैं उन्हें लेडिग सेल्स कहते। इसलिए तो लेडिग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते, इंटरस्टिशियल इन बिटवीन को कहते। ये इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स का क्या काम है? ये प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए तो इन्हें मदर सेल भी कहते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हम कहते ये ब्लड और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं, और ब्लड से फैगोसाइट्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्रॉस नहीं करने देंगे, और स्पर्म को फैगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करते हैं, और ये नरिशमेंट भी करते हैं, इसीलिए तो मदर सेल भी कहते हैं। ये लिक्विड मीडियम को सिक्रेट करते हैं, चूँकि केयर करते हैं, इसीलिए इन्हें नर्व सेल भी कहते हैं।
सर्टोली सेल्स को कौन स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आता है, उसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे और ये लिक्विड मीडियम को सिक्रेट कर देता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं, जो बेसिकली एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन को सेल के अंदर बाइंड करके रखते हैं। उससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी टेस्टोस्टेरोन की, काफ़ी देर तक स्टे करेगा, एक्शन होता रहेगा। फिर ये इनहिबिन को भी सिक्रेट करते हैं कि कभी स्पर्म की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर इनहिबिट कर देते हैं कि मज़ीद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट नहीं करना है। अब आइए लेडिक सेल्स की बात करते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स की। इनको जो स्टिमुलेट करता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए कितना आसान सा नाम है कि ऐसा हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को, तो उसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही कहेंगे ना। ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट कर देता है। फिर स्पर्म की प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। आपको मालूम है बिफोर बर्थ भी सिक्रेट होता है, सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और आफ्टर बर्थ एट प्यूबर्टी स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे उन ग्लैंड्स की जो आउटसाइड द टेस्टिस बट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। एक को हम सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, सेकंड टाइप इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट में हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात करेंगे। सेमिनल वेसिकल्स को सेमिनल वेसिकल्स क्यों कहते हैं? याद रखिए वेसिकल्स का मतलब ही ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, और ग्लैंड्स का मतलब भी तो स्फेरिकल ग्रैनुलर वेसिकुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं। और सीमन की एटमोलॉजी स्पर्म है, लेकिन हमने उस फ्लूइड के साथ एसोसिएट किया जो स्पर्म के साथ आता है। याद रखिए उस फ्लूइड का 60 to 70% सिक्रेट करता है कौन? सेमिनल वेसिकल्स, यानी मोर देन हाफ। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर ग्लैंड्स होते हैं और इनकी सिक्रीशन अल्कलाइन होती है। क्यों? वेजाइनल एनवायरनमेंट एसिडिक होती है, तो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ वेजाइना अल्कलाइन मीडियम इज रिक्वायर्ड। न्यूट्रलाइजेशन क्यों करनी है? ताकि स्पर्म की लाइफ स्पैन पर कोई इफेक्ट ना हो सके। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका जिक्र कीजिए तो आपको फ्रुक्टोज मिलती है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है स्पर्म के लिए। स्पर्म के अंदर एंजाइम होता है फ्रुक्टोकाइनेस, जो फ्रुक्टोज को एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है। फिर इसी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं जो सीमन की कोएगुलेशन में, सॉलिडिफिकेशन में और बाद में लिक्विफिकेशन के अंदर हेल्प कर रही होती हैं। आइए अब हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। प्रो बिफोर को कहते हैं, स्टेट स्टैंडिंग को कहते हैं। तो स्टैंडिंग बिफोर द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से पहले होता है। हम कहते हैं ये सिंगुलर, एक ही ग्लैंड होता है जो इजैकुलेटरी डक्ट को सराउंड कर रहा होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है। सेमिनल वेसिकल्स भी पेयर की सूरत में है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी पेयर्स की सूरत के अंदर होता है, यानी 1 पेयर की सूरत में। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका क्या काम है? 20 to 30% जो फ्लूइड है, सीमन है, उसको सिक्रेट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अंदर भी क्या? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी एक एंजाइम होता है, और एसिड फॉस्फेटेज भी हैं जो क्या काम करती हैं? हम कहते लिक्विफिकेशन ऑफ दी सीमन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। हम कहते हैं आफ्टर इजैकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सीमन की सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, उसकी लिक्विफिकेशन के लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और एसिड फॉस्फेटेज इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। और याद रखिए ये सिट्रेट को भी सिक्रेट करता है, सिट्रिक एसिड को, जो स्पर्म के लिए फूड के तौर पर भी इस्तेमाल होगा, और पीएच की मेंटेनेंस के अंदर भी ये हेल्प करता है। इसके बाद हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात करेंगे। बल्ब स्वोलन को कहते हैं। आप घरों के अंदर बल्ब तो लगा होता है ना, वो स्वोलन फॉर्म में होता है, इसलिए नाम रखा है बल्ब। यूरिथ्रा, यूरिथ्रा को कहते हैं। और ग्लैंड्स आपको मालूम है, याद रखिए इसी को हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। साइंटिस्ट ने अपने नाम पे नाम रख दिया।
और इसकी जो सिक्रीशन है वो मेनली म्यूकस होती है। म्यूकस का मतलब ये स्लाइमी स्लिपरी को कहते हैं, चिकना चिकना सा मटेरियल होता है। ये बेसिकली यूरिथ्रा की इनर वॉल को लुब्रिकेट कर देता है ताकि स्पर्म की जब इजैकुलेशन होगी तो कोई डैमेज इफेक्ट ना हो स्पर्म को। फिर ये अगर यूरिथ्रा के अंदर कोई यूरिन पार्टिकल है तो उसकी रिमूवल के अंदर भी ये हेल्प करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है। इजैकुलेशन से पहले सबसे पहले जो सिक्रीशंस आती हैं वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की होती हैं। आखिर में आपको ये बताना है कि पर इजैकुलेशन 2 to 5 ml सीमन सिक्रेट होता है, और एवरेज नंबर ऑफ स्पर्म्स के हवाले से बात की जाए तो वो 300 to 400 मिलियन होते हैं। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर टेस्टिस में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 34 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेस्टिस इस टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करती हैं। याद रखिए टेस्टिस से कुछ मसल एसोसिएटेड होते हैं, उन्हें क्रीमेस्टर मसल्स कहते हैं। क्रीमेस्टर की एटमोलॉजी है टू सस्पेंड, टू हैंग। तो ये ऐसे मसल्स होते हैं जो टेस्टिस को सस्पेंड करके रखते हैं कि सर्दियों में जब मेन बॉडी ट्रंक का टेम्परेचर कम होता है तो ये बॉडी के करीब तर होती हैं, लेकिन समर में जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बॉडी से अवे मूव करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।